हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाली है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हुई थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। तो आज की वीडियो में डिस्कशन होगी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इनकम स्टेटमेंट्स के मीनिंग को समझते हैं एंड ये देखते हैं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या मीनिंग कैरी करती है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इन तीनों वर्ड्स को अगर हम अलग अलग देखें तो अलग अलग इनका एक मीनिंग है। कंपैरेटिव वर्ड वहां यूज होता है जहां कंपैरिजन करना हो। इनकम डेली लाइफ में यूज होता है वर्ड। स्टेटमेंट ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो अगर इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करें तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है। मीन्स की वो इनकम स्टेटमेंट जिनका कंपैरिजन होगी। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उनका कंपैरिजन करते हैं। जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के लिए हमेशा दो आइटम्स होने चाहिए। अगर हम ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो दो ईयर्स होने चाहिए। अगर हम दो स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जिनका हम कंपैरिजन करने चाहते हैं वो तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स क्या मीनिंग है, कि ये नाम भी इसका क्यों है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का ये नाम भी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम जो हमारी इनकम स्टेटमेंट कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करते हैं। इसलिए इन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो नेक्स्ट इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझते हैं। तो फर्स्ट जहां पर इन्होंने इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग बताया और बताया है कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमें बिजनेस के ऑपरेशंस का रिजल्ट देती है एंड इसमें बिजनेस के ऑपरेशंस का जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस शो किया जाता है। एंड उसके आगे इन्होंने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में आइडिया देती है। The changes in absolute data in money value and percentage can be determined to analyze the profitability of the business. जो absolute डाटा में चेंजेस होते हैं उसे मनी वैल्यू में एंड परसेंटेज में डिटरमाइन किया जाता है बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए। तो इन शॉर्ट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ। जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती है इससे हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में आइडिया मिलता है एंड इसमें जो एब्सोल्यूट डाटा में चेंजेस होता है वो मनी वैल्यू में एंड परसेंटेज में डिटरमाइन किया जाता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए। आई होप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कह लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपके माइंड में मीनिंग क्लियर होगा। तो नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं ये स्टडी करते हैं। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जे। तो फर्स्ट है इससे हमें एनालाइज करते हैं एंड इवेल्यूएट करते हैं ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ए बिजनेस। जब हम एक बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर कई तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, तो उन ऑपरेशंस का जो रिजल्ट होता है उसको एनालाइज करते हैं एंड इवेल्यूएट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टू इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी वैल्यू एंड परसेंटेज। मीन्स की ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ की डायरेक्शन ਅਤੇ ट्रेंड ਨੂੰ इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मनी वैल्यू एंड परसेंटेज में। नेक्स्ट पॉइंट जे इनकम स्टेटमेंट की यूजफुलनेस को इनहेंस करता है। मीन्स की जब हम इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगता है। बट जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम दो ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो ये इससे इनकम स्टेटमेंट की जो यूजफुलनेस होती है वो इनहेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग द प्रॉफिट। इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है प्लानिंग करने में एंड फोरकास्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जब आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर। फर्स्ट उसमें बनेगा पर्टिकुलर्स कॉलम, सेकंड प्रीवियस पीरियड की डेट या ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है डेट ऑफ करंट पीरियड या ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट एब्सोल्यूट डाटा में इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम बनेगा। नेक्स्ट डाटा इंक्रीज और डिक्रीज में परसेंटेज चेंज। मीन्स की जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें हम शो करेंगे एब्सोल्यूट डाटा में इंक्रीज और डिक्रीज फिगर में एंड
तो नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम होगा, उसमें हम शो करेंगे जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा उसको परसेंटेज की फॉर्म में शो करेंगे। ये है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसकी हेल्प से हम 2 ईयर्स के इनकम स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स को करेंगे सॉल्व एंड 2 ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम ये सीखते हैं कि इस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके लिए यहाँ इन्होंने हमें प्रोसीजर बताया था कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा। इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट कॉलम बताया था कि पर्टिकुलर्स का बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम हमने पर्टिकुलर्स का बना लिया। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि नेक्स्ट कॉलम बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की प्रीवियस पीरियड की डेट का। तो नेक्स्ट कॉलम जे बना। जे कॉलम हम अपनी हेल्प के लिए बना सकते हैं। जे कॉलम जहां नहीं दिया हुआ, जहां इन्होंने 5 कॉलम दिए हुए हैं, तो जे कॉलम हम अपनी हेल्प के लिए बनाएंगे, जिसमें हम वर्किंग नोट की रेफरेंस देंगे। एंड तो नेक्स्ट थर्ड कॉलम कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट होगी उसकी करंट पीरियड की डेट का कॉलम बनेगा। जैसे जे होगी 2 ईयर्स है, जब 2 ईयर्स में एक होगा प्रीवियस ईयर, एक होगा करंट ईयर, तो यहाँ पर 2015 है प्रीवियस ईयर एंड 2016 है करंट ईयर। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम इन्होंने कहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डाटा। एब्सोल्यूट डाटा में जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा उसका कॉलम बनेगा। वही फोर्थ कॉलम बनना है जहां पर एब्सोल्यूट चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज, इसको फोर्थ नाम दिया गया। पर्टिकुलर कॉलम इसको 1, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। तो नेक्स्ट कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जो चेंजेस होगा उसको परसेंटेज में लिखेंगे। तो फिफ्थ कॉलम जे बनेगा, उसको परसेंटेज में लिखने का। तो जे आगे कैसे ड्रॉ होगा जे मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे नॉर्मल हमारी इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, वैसे ही जैसे उसका परफॉर्मा होता है वही इसका परफॉर्मा है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमें जो ऑपरेशन से रेवेन्यू हुई होगी, हम उसको 2015 में हमें जो ऑपरेशन से रेवेन्यू हुई होगी वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। एंड 2016 में हमें जो ऑपरेशन से रेवेन्यू होगी वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। एंड इस कॉलम को ए नाम भी देगा, इसको बी नाम देगा। जो हम बाद में डिस्कस करती हूँ, ऐसा क्यों आगे हम करेंगे। तो सेकंड में इसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट जो ऑपरेशन से रेवेन्यू होगी उसमें ऐड किया जाएगा जो अदर इनकम्स है। इन दोनों को ऐड करके जहां लिखा जाएगा 2015 में जो अदर इनकम्स होगी उसको जहां लिखा जाएगा एंड 16 की इनकम जहां लिखी जाएगी। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल किया जाएगा। इन दोनों को टोटल करने के बाद एक नया कॉलम जो हेडिंग बनेगा उसको नाम देंगे हम टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम लाइन मार्क करके लिखेंगे यहाँ, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर हमने जो आइटम लिखी है वैल्यू लिखी है उसमें सेकंड वैल्यू ऐड करेंगे तो थर्ड वैल्यू यहां पर लिखेंगे हम उसको नाम देंगे टोटल रेवेन्यू। उसके बाद जहां पर हमें थर्ड पॉइंट तक आकर हमें यह पता लग जाता है कि हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है। जैसे कि हम ऑपरेशन से जो रेवेन्यू हुई एंड उसमें जो अदर इनकम्स होंगे हम उसको ऐड करने के बाद हमारी टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगी। एंड हमने रेवेन्यू तो पता कर ली, हमारी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें प्रॉफिट भी होता है एंड लॉस भी होता है। जहां हमने अपने इनकम से लिख ली, अब हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। हम नेक्स्ट नंबर पर फोर्थ लिखेंगे, हमारी जो इनकम होगी उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट जो एक्सपेंसेस होंगे लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करने की, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये सारी आइटम्स लिखेंगे। ये सारी आइटम्स आपको क्वेश्चंस में दी होंगी। नेक्स्ट जो ये टोटल फॉर्मेट है जो आपको क्वेश्चंस में दिया होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस। जैसे हमने यहाँ पर ऑपरेशंस में अदर इनकम से ऐड करके थर्ड पॉइंट लिखा टोटल रेवेन्यू, वैसे ही हम जो इस रेवेन्यू में से लेस करते जाएंगे हमारे एक्सपेंसेस, फिर उसमें से लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद इस फोर्थ कॉलम का टोटल लिखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, इस लाइन को मार्क करके। उसके बाद हमने यहां तक अदर एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद यहां पर हमारे 2015 के जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे वो हम इस कॉलम में लिखेंगे एंड 2016 के एक्सपेंसेस इस कॉलम में लिखेंगे। उसमें से उसको जो हमारे जितने एक्सपेंसेस है उसको ऐड करके जहां लिखेंगे कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए 2015 के एंड 2016 के।
उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ हेडिंग बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मींस टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट। इसमें से इन्होंने क्या लिखा, थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड कौन सा, जो जे हेडिंग बना हुआ टोटल रेवेन्यू का हेडिंग बना है उसमें से फोर्थ, थर्ड उन्होंने बोला है कि थर्ड से माइनस करेंगे फोर्थ। थर्ड हेडिंग कौन सा है, टोटल रेवेन्यू का, एंड फोर्थ हेडिंग कौन सा है, टोटल एक्सपेंसेस का। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा टोटल रेवेन्यू का, हमारी जितनी रेवेन्यूज है उसमें लेस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, उसको लेस करके हम जहां लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगा टैक्स का, हमारा जितना टैक्स पे करना होगा उसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करेंगे। जितना हमारा टैक्स होगा जहां अमाउंट लिखेंगे 2015 का जितना टैक्स है जहां लिखेंगे, एंड 16 का जितना टैक्स है हम जहां लिखेंगे उसमें से लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद एक नया हेडिंग आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मींस जब हम टैक्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स पे कर देंगे फिर जो अमाउंट बचेगा वो होगा कि प्रॉफिट हमारा टैक्स पे करने के बाद। इसको फाइव माइनस 6, 5 कौन सा, जे हेडिंग में से जे वाला हेडिंग माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो यहां पर 2015 का जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना एंड यहां पर 2016 का PAT जितना बना, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना बना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व होगा, बट यहाँ पर मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर हम ये लाइन मार्क करेंगे, इससे हम अपनी टोटल रेवेन्यू लिखेंगे इसके, एंड इस रेवेन्यू के अंदर हम यहाँ जो हमने लाइन मार्क की है इसके अंदर हम अपने टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू लिख ली, यहाँ पर हम अपने टोटल एक्सपेंसेस लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग बनेगा यहाँ पर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम उस जहां वहां पर हम माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस। तो यहां तक हमने सीखा कि पर्टिकुलर कॉलम में कौन कौन सी आइटम आए। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि पर्टिकुलर कॉलम में कौन कौन सी आइटम आएंगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम नोट नंबर, इस कॉलम का तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम जो वर्किंग नोट बनाएंगे उसकी रेफरेंस हम जहां देंगे कि जो वैल्यू हमने जहां लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू डायरेक्ट ना दी हो तो आप उसको वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे, एंड जो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे उसकी रेफरेंस आप यहाँ देंगे कि आपने कौन से वर्किंग नोट की रेफरेंस से ये वैल्यू लिखी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बना है वो 2015 का, मींस प्रीवियस पीरियड का है। तो इसको सेकंड भी कहा गया, ए भी कहा गया है। अगर 2016 को कॉलम 3 कहा गया एंड इसको बी भी कहा गया है। 2015 को ए नाम दिया गया है, 2016 को ए बी। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो सी बनेगा। सी हम क्या, तो सी हमारा क्या होगा, हम इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज मींस जो हमारा 2015 में वैल्यू होगी या फिर 2016 में वैल्यू होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। जैसे हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट लिखेंगे, वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ए में से बी माइनस करके, बी में से ए माइनस करके हम यहाँ वो अमाउंट लिखेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप सी कैसे लिखेंगे, आपको ब्रैकेट में लिखना है बी का जितना अमाउंट है उससे लेस कर देना ए का अमाउंट, आ गया आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा परसेंटेज चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स कि जहां पर तो आपने फिगर्स में लिखा जितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था फिगर्स में लिखा, तो यहाँ पर आप परसेंटेज में लिखेंगे जितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो इस कॉलम को नाम दिया गया डी कॉलम। तो डी कैसे फाइंड होगा, ये लाइक सी की जो वैल्यू होगी उसके अपॉन करेंगे ए एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100। लाइक आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी उसमें आपको और क्लियर होगा। तो यहां तक इस वीडियो में यही समझते हैं कि फर्स्ट कॉलम बनेगा ए जिसमें प्रीवियस पीरियड का डाटा होगा, एंड सेकंड कॉलम बनेगा बी जिसमें करंट पीरियड का डाटा होगा, एंड उसमें जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा सी होगा उसमें बी में से ए माइनस करके हम लिखेंगे, फिर सी आएगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, सी अपॉन ए कर देंगे, मीन्स सी में जो वैल्यू दी होगी उसमें अपॉन करेंगे, ए में जो वैल्यू दी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100। वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आपको पता लगेगी। फिर आज की वीडियो में इतना ही कंसेप्ट हमने सीखा। तो जो आज की वीडियो में मैंने सीखा उसको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या मीनिंग कैरी करती है,
एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम क्यों, इसका ये नाम क्यों पड़ा, कंपैरेटिव हम इसे क्यों बोलते हैं। उसके आगे हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का प्रिपेयर करने का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हमने स्टडी किया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट में हमने ये भी सीखा कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड पर्टिकुलर कॉलम्स में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा आज की वीडियो में जो डिस्कस हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।